बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े खिलाड़ी की जिसने हाल ही में रिटायरमेंट का फ़ैसला किया। उनको आपने देखा नेशनल T20 कप में और उन्हें जिस तरह से रुखसत किया गया, बिल्कुल शायान शान था। उनके पाकिस्तान से बॉलर्स बहुत आए। फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है और लेकिन इस बॉलर ने भी अपना एक अलग मकाम बनाया। और दुनिया में अगर T20 क्रिकेट की हम बात करें तो दुनिया में सफ़े अव्वल के बॉलर ये आज भी गिने जाते हैं। 2003 में करियर शुरू किया, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस शुरू में ही हमने देखी। भारत के ख़िलाफ़ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी टेस्ट मैच के अंदर और उसके बाद फिर चलता गया सिलसिला। 2007 का T20 वर्ल्ड कप बेहतरीन बॉलर बने, 2009 के T20 वर्ल्ड कप बेहतरीन बॉलर बने, पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार उन्होंने अदा किया। और सबसे अच्छी बात 2003 से लेकर 2020 तक एक भी दाग नहीं है इनके करियर पे, एक भी कंट्रोवर्सी इनके नाम के साथ नहीं जुड़ी। और मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था, उसमें बड़ा खूबसूरत इनके बारे में लिखा था कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो डिसिप्लिनरी एक्शंस का रिकॉर्ड है उनकी आर्काइव में अगर जाएं तो भी ढूंढने से इनका नाम नहीं मिलता। मैं उमर गुल की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के फास्ट बॉलर और आजकल क्रिकेट कमेटी के भी रुकन हैं और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम उनसे पूछेंगे कि इरादे उमर गुल के क्या हैं, करियर कैसा रहा, सारी बात हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तो इस वक्त अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं या ज़रा कुछ उदास हैं? आप देखें, डिसीज़न तो बहुत बड़ा था क्योंकि काफ़ी मुश्किल था। और जब आप एक चीज़ बचपन से आपका शौक़ हो, आपका उसके से प्यार हो, मोहब्बत हो, और फिर आप 20 साल तक आप उसके साथ खेलते रहो, उसको अपने सीने से लगाए रखते हो, रोज़ गर्मी सर्दी, सुबह सवेरे उठना, बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, आपने जाना है ट्रेनिंग करना है उसके लिए, फिर तो बड़ा मुश्किल होता है उसको छोड़ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करियर से सेटिस्फाइड हूँ। जो भी मैंने किए टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए किए, तो अभी सो फार अभी तो मुझे खैर अभी 2-3 दिन हो गए, एज सच मुझे कोई फील नहीं हो रहा। लेकिन जो एक मोमेंट था जब मैं छोड़ के आ रहा था, तो उस टाइम पे काफ़ी मैंने कोशिश की कि अपने आप को कंट्रोल कर सकूँ, अपने इमोशन को, लेकिन बड़ा मुश्किल था उस अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अच्छा चलें रिवाइंड करते हैं आपका करियर। आपने बहुत कम फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे, 9 फर्स्ट क्लास जी। मैचेस आप खेले थे जब आप पाकिस्तान की टीम में आ गए 2003 में। वो दौर ऐसा था कि वर्ल्ड कप के बाद टीम रीबिल्डिंग फेज में थी, लेकिन आपका जो इलाका है नवा किली वो स्कॉश जी। लेजेंड्स के हवाले से मशहूर है। क्रिकेट का कोई नाम वहाँ से हमने सुना नहीं था आपसे पहले। कैसे आपका जी। आगाज़ है, किस तरह से आपने शुरू किया? हाँ, देखिए बिल्कुल एज़ यूजुअल जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि जितने भी हमारे क्रिकेटर हैं मोस्टली बचपन से ही स्ट्रीट क्रिकेट खेलते, टेप बॉल से खेलते, टेप बॉल से खेलना शुरू किया। स्कूल कॉलेज, जब कॉलेज मैंने ख़त्म किया, एफएससी मैंने किया, उसके बाद फिर क्लब मैंने ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले बड़ा शौक था क्रिकेट खेलने का। और 92 वर्ल्ड कप जब पहली दफ़ा मैंने देखा, उसके बाद मुझे क्रिकेट की समझ लगी कि क्रिकेट में वाइड बॉल क्या होता है, नो बॉल क्या होता है। तो ऊपर से हम वो वर्ल्ड कप भी जीत गए, तो उसके बाद जो शौक़ था और बढ़ गया। और ये था कि बचपन से एक जुनून था, एक शौक़ था। ऑल्दो हमारा जो इलाका है नवाकली, सारे जितने भी लेजेंड्स है स्क्वाश की, वो स्क्वाश मोस्टली वहाँ पे होता है। लेकिन मैं ही था कि मैं क्रिकेट की तरफ आया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा था, जो अल्लाह से मांगा था, अल्लाह ने बढ़ के दिए। बिल्कुल। फिर आपकी परफॉर्मेंस आते ही आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। पहली जो बड़ी जी। सीरीज़ थी भारत के ख़िलाफ़, जो सीरीज़ थी उसमें आपकी परफॉर्मेंस थी। कैसे आपको कैसा वेलकम मिला था टीम के अंदर? उस वक्त बड़े स्टार्स खैर उस वक्त तो नहीं थे, जब आप आए थे तो नई नई टीम बन रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आपने किसके साथ आपका पेयर बनता गया, आप सीखते गए, कैसे हालात थे? 2003, उससे पहले जब मैं 2001 2002 में जब मैं अंडर 19 को नेशनल चैम्पियनशिप मैंने टॉप किया, तो मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कैम्प में मुझे कॉल किया गया, और वहाँ से मेरा एक नाम बना था, क्योंकि मुझे स्टिल रिमेंबर कि हमारे पिंडी में कैंप लगा हुआ था वर्ल्ड कप के लिए, और क्लाइव लाइड आए हुए थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो स्ट्रेट अवे उन्होंने पीसीबी के जो उस टाइम के जो भी जाकिर खान मेरे ख्याल से उस टाइम पे उनको कहा, यार ये लड़का तो रेडी है बिल्कुल आपके नेशनल टीम के लिए। तो खैर एनीवे मैं उधर से गया हूँ न्यूजीलैंड परफॉर्म करके फिर वापस आया। और जब 2003 वर्ल्ड कप हो गया, तो काफ़ी प्लेयर्स, हमारे 6-7 प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया गया और जी। रिबिल्डिंग स्टार्ट होगी टीम की।
तो उस टाइम भी जब मेरा नाम आया कैंप में, तो कुछ लड़के हमारे जो एक्स क्रिकेटर थे, लाइक जो 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 सीनियर लड़के थे, कुछ कम बैक कर रहे थे, कुछ का डेब्यू हो रहा था। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एनसीए में था और वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम मैं कैंप में आया, तो पहले दूसरे दिन राशिद भाई कैप्टन थे हमारे, तो वो खड़े थे नेट, मैंने बॉलिंग की तो आके मेरे साथ खड़े हो गए, मेरे कंधे पे हाथ डाला कि शाबाश यार, अब तुम एक दफ़ा जब आए हो ना कैंप में, तो इंशाल्लाह फिर आपने जो ना अगले 10 साल तक इस पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो मैं तो खैर सडनली वो सरप्राइज भी हो गया कि यार 10 दिन तो 10 साल तो बहुत बात है। अल्लाह करे कि मैं ये जो टूर है इसमें कामयाब हो जाइए अच्छी तरीके से। लेकिन खैर एनीवे, अल्हम्दुलिल्लाह उस बात को 10 साल क्या, अब 20 साल पूरे हो गए जब से पाकिस्तान टीम में आया हूँ। तो एक बड़ा अच्छा सफ़र था। राशिद भाई ने पहली टूर में बड़ा अच्छा इनकरेज किया, फिर साथ में यूनुस भाई के साथ एक दो सीरीज़ के बाद, क्योंकि वो ऑलरेडी टीम में खेल रहे थे, तो उनके साथ फिर काफ़ी गपशप हो गई, उनके साथ दोस्ती वगैरह, उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर करते, साथ करीब बैठना, तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ। पहले जो जो इंटरेक्शन, खैर जो मेरी दोस्ती बनी थी हाफिज़ और मिसबा के साथ, लेकिन फिर वो दोस्ती तो वैसी भी, लेकिन जो मैंने अपने लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो चीज़ें मैंने सीखी, तो यूनुस भाई से काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। तो 2003 में बंगला आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने डेब्यू किया था ना, वाइट बॉल से शारजा में। जी और जी आप जी यहाँ, बिल्कुल। और आप खेले थे यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ, आप टेस्ट मैच में आप बांग्लादेश के खिलाफ आए थे। कराची कराची खेला था जी जी, बिल्कुल। कराची। उसके बाद वो इंडिया सीरीज में उमर गुल नज़र आया। उमर गुल ने एक मैच में तो बड़ी अच्छी आपने परफॉर्मेंस दी थी। जी वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था, बड़े प्लेयर्स के खिलाफ खेलना? बिल्कुल, लाइक आपको याद भी होगा कि सीरीज़ हमारे 3 टेस्ट सीरीज़ हो रही थी, 3 मैचेस का, और पहले मैच में जो ना मुल्तान में हम मैच हार गए। और तो मैं वो मैच तो नहीं खेला था, लेकिन वो मैच हम हार गए। सहवाग ने 100 किए और आगे फिर सेकंड मैच कदाफी में था, तो प्रेशर भी था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हमेशा से सुनते आ रहे थे कि जो भी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म करता है, स्पेशली यंगस्टर, तो वो जाके सुपरस्टार बन जाता है रातों रात। प्रेशर भी था, और बाय द सेम टाइम ख्वाहिश भी थी कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि मैं परफॉर्म करूँ और मैं एक नाम कमाऊँ, जो सुना था। तो वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो टॉप ऑर्डर था उनका, जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, लाइक सचिन, ट्रेवर, सहवाग, लक्ष्मण वगैरह। लक्ष्मण, हाँ ये सारे, तो 5 आउट किए, और पहली टेस्ट मैच में आई गेस इंडिया मैन ऑफ द मैच बना, मैच जीत गए। और फिर ये था कि वो इंजरी मुझे हो गई इसी मैच में, बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए। तो बड़ा अच्छा लगा था वो, वहाँ से आप ये कह सकते थे कि टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का। नहीं, वो इंजरीज पर भी मैं आ रहा था। आपको बैक टू बैक मेरे ख्याल है एक से ज़्यादा स्ट्रेस फ्रैक्चर थे आपकी कमर में, उस बड़ी मुश्किल। मैं जी मेरे 3 फ्रैक्चर थे, 3 फ्रैक्चर हुए थे मुझे। जी। उसके बाद फिर निकल के जब ये T20 शुरू हुआ 2006 में, पाकिस्तान ने खेला पहला T20 इंटरनेशनल, लेकिन आप बहुत जल्दी जी सेटल हो गए इस फॉर्मेट में। 2007 के वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही, हालांकि पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में नहीं जीत सका। इस फॉर्मेट में जी। किस तरह से आपने अपने आप को एडजस्ट किया? शुरू से आप इंजॉय करते हैं या आपकी कोई ख़ास लेंथ है इसके हवाले से? एक तो ये था कि हमें, ऑनेस्टली मैं बताऊं कि टेनिस बॉल से बहुत ज़्यादा मैंने बॉलिंग की है, और वहाँ पे भी जो ना हमें पता होता था कि यार टेप बॉल में आपने बचना है, सिर्फ यॉर्कर से ही बचना है या अच्छे स्लोअर वन बॉल करना है। तो एक तो वो आइडिया था, प्लस ये कि पाकिस्तान में अगर हम क्लब क्रिकेट पे आ जाए, तो क्लब क्रिकेट पे भी जो ना हमारे कोई इतने ज़्यादा ओवर के मैचेस, 50 ओवर के मैचेस बहुत कम होते थे, मोस्टली होते थे 30 ओवर के, 25 ओवर के। तो एक तो वो हमें एक आइडिया था, प्लस ये कि कराची में आप देखिए कराची रमज़ान कब जो होते, तो जी मोस्टली जो हमारे प्लेयर्स होते वो T20 के यूज टू थे। तो ये था, और प्लस उससे पहले हमने काफ़ी प्रैक्टिस की, इसके लिए यॉर्कर की प्रैक्टिस की, T20 की। हमारा कैंप लगा था, अगर आपको याद हो, काकुल में हमारा जी कैंप जी। लगा था। फिर उसके बाद हम कराची आ गए, कंडीशनिंग मैचेस हमने खेले। तो उस चीज़ का हमें बड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था वो कैंप्स जो किए। और फिर मैंने जो सिंगल अपने जो नेट प्रैक्टिस की है, मैंने यॉर्कर की प्रैक्टिस की है, तो उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कुछ खास किस्म की ट्रेनिंग होती है यॉर्कर्स के लिए? जैसे मलिंगा का हमें पता है, वो एक जूता रख के घंटों वो बॉलिंग करते हैं। देखिए वही मकसद एक ही था कि मैंने जब भी यॉर्कर की मैं प्रैक्टिस करता था नेट में ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, या अगर बैट्समैनों को करता था, या
सेंटर में जब विकेट लगा के करता था तो मैं अपने लिए मार्क रखता था या विकेट की बेस को हिट करता था, और वो दोनों के लिए करता था। राइटी के लिए भी मैं एक पुराना बॉल बना के उसको स्क्रैच करके रिवर्स स्विंग उस पे के लिए तैयार करता था। मैं पहले राइटी को करता था बॉल इन स्विंग यॉर्कर, फिर लेफ्टी के लिए इन स्विंग यॉर्कर। तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस करता था, फिर मैं राउंड द स्टंप से आता था। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें थी, फिर बाउंसर का भी साथ में मैं प्रैक्टिस करता था। तो प्रैक्टिस हर हर बॉलर का अपने टेक्निक था। मैंने हमेशा कुछ बॉलर होते हैं कि जो विकेट के सेंटर को टारगेट करते हैं, उसको यॉर्कर उसका सेट हो जाता है यॉर्कर बॉल। मैंने हमेशा जब भी मैंने टारगेट किया तो मैंने विकेट के बेस को टारगेट किया और वो मेरे परफेक्ट यॉर्कर होते थे। कौन से कोच के साथ आपको ज़्यादा काम करने का मज़ा आया? ये 2006 का जो दौर है, इसमें वकार यूनुस बॉलिंग कोच आ गए थे पाकिस्तान के, तो उनके साथ या जी, और कोई एकेडमी में हो या रीजन में हो या आपके डिपार्टमेंट में हो? ऑनेस्टली क्या अगर मैं आपको बता दूं ना, जब मेरी जब इनिशियल स्टेज पे जब मुझे हेल्प मिले थे जो रीजनल एकेडमी लगी हुई थी ना, जब सिर्फ उसमें मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि मेरा एक्शन चेंज हो गया था। डेरेल फोस्टर ने फर्स्ट टाइम मेरा एक्शन चेंज किया। फिर सेकंड टाइम जब जब इंजरी हो गई, बैक की इंजरी, तो उसके बाद मैंने थोड़े से एक्शन को चेंज किया था एकेडमी में आकिब भाई के साथ। बस वही उन्होंने बताया और मैंने एक ही दिन में वो किया। बाकी अगर ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं, अब मैं दूसरे प्लेयर्स की तरह नहीं बता सकता कि यार मैं उसका शुक्रिया अदा करूं, फलाने का शुक्रिया अदा करूं। इसमें कोई क्रेडिट किसी को नहीं जाता। मैंने, हाँ, ये चीज़ है कि मैंने वकार भाई की और वसीम भाई की वीडियोस देखी है, लेकिन 1 to 1 मैंने किसी किसी साथ भी काम नहीं किया। ना मुझे वकार भाई ने बताया और ना किसी और ने बताया। चलें, जो भी आपने सीखा अपनी मेहनत से सीखा, इसीलिए उमर गुल का एक बिल्कुल, अलग ट्रैक ऑनेस्टली है। इसमें हाँ, वीडियोस मैंने देखे, मैंने इसमें नो डाउट कि मैंने वसीम भाई और वकार भाई की वीडियोस देखी है, लेकिन किसी कोच ने मेरे साथ लाइक रिवर्स स्विंग पे या नॉर्मल स्विंग पे काम नहीं किया। हाँ, एक दफ़ा सिर्फ ये कि जो 2011 का जो वर्ल्ड कप था, उससे पहले मेरे थोड़ी सी सीम में प्रॉब्लम आ रही थी। जब हम न्यूजीलैंड टूर पे थे, वहाँ से फिर हमने वर्ल्ड कप के लिए जाना था। तो विकी भाई ने मुझे ये कहा था कि यार थोड़ी सी ये सीम की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आगे जो हमने श्रीलंका और बांग्लादेश में खेलने ना वर्ल्ड कप के मैच, तो वहाँ पे मेनली मैं भी कि हम 2 स्पिनर्स खिलाए, पेसर कम खिलाए। तो वहाँ पे आप मोस्टली आप ही नया बॉल करोगे, पुराना भी। तो वहाँ पे एक दिन मैंने उनके साथ काम किया था, वो भी सीम पोजीशन पे किया था नया बॉल के लिए। चलें, बहुत अच्छा है। उमर गुल के करियर पे हम बात कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और अब करियर का इख्तिताम इनके हो चुका है। अब इन्होंने और बड़े काम करने हैं जो इन्होंने सोचा हुआ है, उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। द ग्रेट उमर गुल हमारे साथ हैं। करियर के आगाज़ और बड़ी अच्छी बात की ब्रेक पे जाने से पहले कि जो कुछ सीखा, खुद सीखा, मेहनत करते रहे, वो नज़र भी आया। न सिर्फ 2007 का वर्ल्ड कप T20 का, बल्कि 2009 जो कि पाकिस्तान जीता भी इंग्लैंड में, उसमें उमर गुल की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी बॉलर्स में। उमर, 2009 का फिर वो तो फेरी टेल है। वो जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें तो बिल्कुल अलग ही आप नज़र आए। तो वहाँ पे पाकिस्तान टीम की उस वक्त तो बन चुकी थी पाकिस्तान की टीम, बड़े बड़े हमने परफॉर्मेंस देखी, आमिर की परफॉर्मेंस, शाहिद आफरीदी की, आपकी जी परफॉर्मेंस, बिल्कुल। वो कैसा तजर्बा था? एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, क्योंकि 2007 वर्ल्ड कप हम खेले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल हार गए थे इंडिया से। तो उसके बाद हमने लाइक उसी ऑलमोस्ट उसी टीम को कैरी किया है यूनुस भाई ने, और एक आध चेंजेस है जिसमें आमिर को बिल्कुल नया फ्रेश लड़का था उसको खिलाया। शाहजेब को हमने शाहजेब फर्स्ट खेले। टाइम पिक किया वहाँ से। तो ये 2 लड़के हमारे पास फ्रेश थे, बाकी ऑलमोस्ट सारे लड़के वही थे। तो बस एक ही मकसद था कि इंशाल्लाह ये कि हमारे पास इस दफ़ा फिर एक मौका है कि हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। क्योंकि 92 वर्ल्ड कप के बाद हमने कोई मेजर इवेंट नहीं जीता था, आईसीसी का कोई चैंपियन ट्रॉफी या वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। और जो 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 मैन हम एक बात करते थे, यूनुस भाई एज ए कैप्टन जो बात करते थे कि यार एक मकसद जो 2009, अगर आपको याद हो, हालात काफ़ी ख़राब थे जी पाकिस्तान जी। के, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ऑपरेशन स्टार्ट था स्वात में। तो वो सारे लोग आईडीपीज आए हुए थे यहाँ पे नीचे इलाकों में, पेशावर में आए थे, पंजाब साइड पे आए थे। तो काफ़ी परेशान थे लोग, और हमने बस यही एक हम बात करते थे हर मैच से पहले कि यार अपने लोगों की जो चेहरों पे मुस्कुराहट एक दफ़ा फिर वापस लेके आना है, और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीत के जाना है। तो अच्छा। जब हमारा वो स्टार्ट हुआ, आगाज़ तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये कि फिर जब एक दफ़ा मैचेस जीतने शुरू किए,
तो फिर ऑल द वे फिर फाइनल तक अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम रुके नहीं। उमर, यहाँ से फिर थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट का जो ड्रेसिंग रूम है उसका मिजाज बदलना शुरू होता है। यहाँ पर जी हुआ कि कप्तान के ख़िलाफ़ एक रिवोल्ट की सिचुएशन बनती है, यूनुस खान की मैं बात कर रहा हूँ। वो दौर जी भी जी। आपने देखा, तो उसमें उससे बचने में कैसे आप कामयाब हुए? आपने देखा तो था, आप उसका हिस्सा तो नहीं थे, आपने कहीं मीटिंग में कह भी दिया था कि शायद आपने खुल के बात भी कर दी थी, क्या क्या किस्सा हुआ था? देखिए वो जो वर्ल्ड कप के ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप 2009 वो जो शाहिद भाई जो एकदम से फिर वो बिल्कुल ही खामोश हो गया, प्लेयर्स जो साइड पे हो गए, तो एक रीज़न ये भी था कि एक मैच हमें अच्छे रन रेट से जीतना था और वो मैच हमारा था नीदरलैंड के खिलाफ, हॉलैंड के खिलाफ हम खेल रहे थे। तो यूनुस भाई आउट हो गए थे, पता नहीं कोई 30-35 करके आउट हो गए थे। मिसबा क्रीज पे था, तो हमें पहले ही मैसेज दिया गया था कि यार ये इस मैच में हम अच्छा स्कोर करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि कम से कम स्कोर में आउट करें ताकि हम आगे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। खैर एनीवे मिसबा क्रीज पे था, उसने अपनी तरफ से ट्राई की, हर तरह की हिट मारने की कोशिश की उन्हें, लेकिन उससे उस तरह की हिट नहीं लगी। ऑल्दो उसने किए 30-35 रन किए थे, लेकिन जब ब्रेक पे वो अंदर आ गए तो ड्रेसिंग रूम में यूनुस भाई ने उससे पूछा कि यार मिसबा आपको पता भी था कि हमने अच्छे रन रेट से ये मैच जीतना है और आपने ट्राई नहीं की बंदा एटलीस्ट क्रीज में आगे पीछे अंदर पीछे हो जाए, बाहर निकले या क्रीज के अंदर घुस जाए, तो आपको स्कोर करना चाहिए इतना सेट होके। तो आगे से उन्होंने कहा कि मैंने ट्राई की लेकिन नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं बंदा क्रीज यूज़ कर लेता है, यूनुस भाई ने बात की। तो आगे से मेज़बान ने जवाब दिया कि आपने खुद क्या किया है कैप्टन को। तो यूनुस भाई गुस्से में हो गए कि यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको आप कैप्टन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने ट्राई नहीं किया, आप आगे से मेरे साथ रीजनिंग कर रहे हैं। तो वहाँ से बस मेरे ख्याल से वो यूनुस भाई भी थोड़े से कट ऑफ हो गए प्लेयर से और मिसबा भी मेरे ख्याल से उधर से फिर उसको भी थोड़ा सा दुख हुआ या जो भी उसने फील किया। तो यूनुस भाई ने एक ही बात की कि आज के बाद जो भी मैच हम जीतेंगे ज़्यादा छलांगे नहीं लगानी, अनलेस कि जब तक हम फाइनल की ट्रॉफी नहीं उठाते ना तब तक मैं किसी प्लेयर को भी छलांगे लगाते हुए कोई आउट करता है इस सेलिब्रेशन में ना छलांगे लगे, बस आके सिर्फ एक दूसरे के साथ हाथ ऐसे टैप करके और फिर वापस जाए। तो जब हमने फाइनल जीता तो उसके बाद फिर खूब छलांगे लगाई हमने। अच्छा, तो ये 2009 के T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी अच्छा, ही है। उसके बाद फिर इससे भी ख़तरनाक वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा आता है। उसके बाद तो जो इंक्वायरी हुई उसमें तो 8-9 लड़के, उनके ऊपर या तो फ़ाइन हो गया या उन्हें पाबंदी लग गई, जिसमें यूसुफ भी थे, यूनुस भी थे और शुएब मलिक और बहुत सारे लोग। वहाँ पर भी आप बच गए, वो कैसे? देखिए वो बात अभी भी मुझे उसका उसका मुझे पता चल गया बाकी 2011 में जब मैं काउंटी मैच खेल रहा था ना, और उन्हीं लड़कों में से उन्हीं 7-8 लड़कों में से एक लड़का था जो कि बकौल उसके, अब मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहता, उसने कहा कि नहीं यार मैं उनके साथ नहीं मिला और मैं जाके फिर सीधा यूनुस भाई से मिला हूँ। तो 2011 में जब मैं ससी से काउंटी खेल रहा था तो वहाँ पे हम बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था और वो प्लेयर था, फैमिलीज भी बैठी हुई थी। तो उन्होंने वहाँ पे किया था क्योंकि आपको याद है जब 2009 में हम अबू धाबी दुबई अबू धाबी में मैचेस खेल लेते अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे एक आध मैच हम हार गए और प्लेयर्स की यही शिकायत थी कि यार यूनुस भाई काफ़ी स्ट्रिक्ट है प्लेयर्स के साथ। और फिर वहाँ से यूनुस भाई ने स्टेप डाउन किया कि यार मैं कप्तानी से मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ, तो जो मर्जी जो कैप्टन बने। तो वहाँ से मेरे ख्याल से जो भी फिर बाद में मुझे पता चला कि 7-8 लड़कों ने आपस में मीटिंग की और वो चेयरमैन साहब के पास चले गए थे कि यार वो कैप्टन हमारा जो ना थोड़ी सख्ती कर रहा है और उनको अब अपना रवैया चेंज करना चाहिए था। तो उनके फिर बाद में आपस में भी लाइक वो कह रहे थे कि एक दूसरे को सपोर्ट करना ही है, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन फिर बाद में भी उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं रही और वो लाइक उस तरह के इत्तेफाक नहीं जिस तरह वो यूनुस भाई के अगेंस्ट हो गए थे। तो ये इंसिडेंट हुआ था जो कि मुझे फिर बाद 2-3 साल बाद पता चलेगा कि ये 7-8 लड़के मिले हुए थे, उन्होंने आपस में मीटिंग की हुई थी जो कि मुझे बताया नहीं गया था क्योंकि ऑल्दो मैं न्यूट्रल था, मैं किसी के साथ था ही नहीं, तो मुझे उस चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं किया था उन्होंने। अच्छा, किसी मीटिंग में किसी सीनियर प्लेयर ने आपसे कहा था कि मीटिंग में कप्तान के खिलाफ बात करें, इस तरह की बात भी आई थी? नहीं, कप्तान के खिलाफ ये बात नहीं हुई थी, ये बात कुछ और थी, वो इस तरह नहीं था। वो असल में हुआ ये था कि
मुझे मैंने एक सीनियर प्लेयर से पूछा कि यार यूनुस भाई कैप्टन थे उस टाइम पे, ये चैंपियन ट्रॉफी की बात है मेरे ख्याल से, आई थिंक 2009 की बात है, साउथ अफ्रीका में जो चैंपियन ठीक। ट्रॉफी हुई थी। तो शाहिद भाई यूनुस भाई कैप्टन थे। तो मैंने एक सीनियर प्लेयर से पूछा यार, मैंने कहा यार मुझे फर्स्ट चेंज पे लेके आ रहे थे ना, तो मैंने कहा यार मैं नया बॉल करना चाहता हूँ, और क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं कि आप ऊपर से एक आधा आउट करते हो, फिर नीचे से, वैसे भी मैं तो मिडल में और एंड पे बॉल करता हूँ, तो एटलीस्ट आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, तो दो तीन आउट कर जाते हो, टीम का भी फ़ायदा, मेरा अपना भी फ़ायदा। तो खैर एनीवे उसने मुझे कहा कि यार आप कैप्टन से बात कर लो। मैंने कहा नहीं यार, यूनुस भाई जो ना मेरे सीनियर है, और बड़े भाइयों की तरह मैं बात नहीं करना चाहता हूँ उनसे, ताकि वो माइंड ना करे। मैंने कहा हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कोच से बात कर सकता हूँ। खैर एनीवे मैंने वो बात की नहीं। तो यूनुस भाई अगले मैच में, अगर आपको याद हो, चैंपियन ट्रॉफी के प्रैक्टिस मैच में उनको हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गई, ये छोटी फिंगर में, तो वो मैच नहीं खेल रहे थे, और वही बंदा कैप्टन था। तो जिसने मुझे कहा कि आप कप्तान से बात कर लो, तो उसने कहा कि यार नेक्स्ट जो हमारा मैच है तो मैं कैप्टन हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं कैप्टन हूँ और मैं किसी को ऊपर बॉलिंग दूँ या नीचे बैटिंग दूँ, कोई मुंह बनाए ना, और मैं नहीं चाहता। तो मैंने कहा यार आप तो कह रहे थे कि आप यूनुस भाई से बात करो, अभी आप कह रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए। खैर एनीवे उसने फिर कप्तान को बताया कि यार ये इस तरह कह रहे कि आपकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई, फलाने ढमकाने, ये वो। तो फिर मैंने मीटिंग में क्लियर कर दी। मैंने कहा बात इस तरह नहीं थी, वो बात हुई इस तरह थी कि मैं यूनुस भाई से बात नहीं कर सकता, क्योंकि वे मेरे बड़े भाइयों की तरह है, और मैंने कहा माइंड ना करे तो मैं कोच से बात कर सकता हूँ कि यार अगर मैं नया बॉल करूँ तो इसमें मेरा भी फायदा होगा और टीम का भी फायदा होगा। तो वो बात इस तरह हुई थी, कोई टीम कप्तान के अगेंस्ट कोई इस तरह की बात नहीं हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो जी 2010 का जो इंग्लैंड में जो सारा मामला हुआ, जो 3 लड़के हमारे जी। स्पॉट फिक्सिंग में जो गए, वो भी आपके सामने, उसको उसका भी कुछ आपने देखा था? और नहीं, उनका मैंने नहीं देखा था, लेकिन उसका ये मुझे ये पता था कि शाहिद भाई ने जो ना कोच और मैनेजर साहब को, अल्लाह बख्शे यावर सिंह साहब को, उनको बताया था कि यार ये एक बंदा है, ये टीम के काफ़ी क्लोज है, और प्लेयर से मिलता भी है, तो क्यों ना आप इसको टीम से दूर रखें। क्योंकि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, शाहिद भाई ने ऐसे ही कहा था वकार भाई को, और वो वकार भाई तब कोच थे, जी। और यावर सईद साहब को। तो उन्हें कहा हाँ हाँ चलो देखते। ये पहले ही उन्होंने कहा था ये शायद भाई ने कि यार ये बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, और इसको आप टीम के करीब ना छोड़े। तो बाद में वही रिजल्ट हुआ कि वो प्लेयर्स उनके साथ मिले हुए थे, और वो इंसिडेंट हुआ। चलें, वो भी एक डार्क चैप्टर है पाकिस्तान क्रिकेट का। आप क्योंकि देखे हुए हैं, आप एक बहुत पुराने अरसे से खेल रहे हैं, तो इसलिए सोचा कि आपकी राय लें। एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे उमर गुल से। खुशामदेद स्पोर्ट्स वन में उमर गुल हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं माजी के बहुत सारे अच्छे और जो बुरे हालात थे उन पर। अब उमर गुल क्योंकि इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब ये ऊपर से देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को। पाकिस्तान की क्रिकेट कमेटी का भी कुछ अरसे से हिस्सा हैं। पिछला सीज़न भी हमने देखा था इन्होंने खेला था, और इस सीज़न अब पहले ये भी बता दें, ये वाला सीज़न तो अब आप नहीं खेल रहे ना फर्स्ट क्लास का? नहीं, मैं ये सीज़न नहीं खेला, बस ये T20 आखिर का। पहले सोचा था कि खेलूँ, लेकिन क्योंकि शौक था छोड़ना, जिस तरह मैंने अली का मुझे बड़ा शौक था कि मैं खेलूँ, क्योंकि ऑल्दो मुझे पता था कि कम बैक तो मैं नहीं कर सकता पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन मैं एटलीस्ट ये चाहता था कि यार मैं अगर फील्ड पे किसी यंगस्टर के साथ रहूँ 4 डे में या T20 में, तो एटलीस्ट मैं उनको बता सकता हूँ। लेकिन और एक दूसरा मकसद ये भी था कि मेरे फर्स्ट क्लास 500 आउट में तकरीबन 20-21 विकेटें रहती थी। हाँ, तो मैंने कहा चलो ये भी कंप्लीट 476 कोई करीब है आपकी विकेटें। हाँ 479 है। हाँ, ऐसे तो ही खैर एनीवे फिर जब T20 करने गया तो फिर मैंने कहा यार चलो, एक तो ये है कि यंगस्टर है हमारे, एक बलूचिस्तान के क्रिकेट को भी प्रमोट करना है, वहाँ से भी कुछ यंगस्टर अंडर टीम के एक बच्चा आ गया, फिर हमारा ये खुरम था, तो हमने कहा चलो यार इन प्लेयर को जो ना मौका मिले कंप्लीट। तो फिर मैंने कहा यार ये T20 बस ठीक है आखिरी कर लेता हूँ, फिर इसके बाद जो भी आगे फर्दर क्रिकेट की बेहतरी के लिए या बेटरमेंट के लिए जो भी हो, तो बंदा एक फोकस होके कोई और तरफ सोचे, ताकि किसी और चीज़ की तरफ वो मैं फोकस हो जाऊँ। तो बस यही रीज़न था। बिल्कुल। आपको पिछले फर्स्ट क्लास सीज़न में मैंने कोयटा में ही देखा, बुक्टी स्टेडियम में जी आपने 5 मैच खेले थे पिछले सीज़न, लेकिन आप मेहनत करते नज़र आते थे।
वो आप एक्सरसाइजेस जी कर रहे होते थे, अपनी जॉगिंग वगैरह। अब आपका क्या, अब पहले तो नेशनल T20 को अगर आप सम अप करें, यहाँ से आपको कोई जी बॉलिंग टैलेंट आपको नज़र आता है, कोई अच्छा बॉलिंग टैलेंट? ऑनेस्टली एक आध लड़का स्पेशली जो नए अभी जो ऊपर के लेवल पे नहीं खेले है उन पे है, लेकिन बस वही ना थोड़ा सा उनका माइंड सेट चेंज करना, उसके साथ थोड़ा सा मेंटल टफनेस पे काम करना होगा। एक तो KPK का जो एक लड़का है अरशद इकबाल, वो अच्छा लगा मुझे, बड़ा अच्छी बॉल कर रहा था। दूसरा जो बलूचिस्तान से जो खेल रहा था हमारा, बट ऑल वो पाकिस्तान टीम के साथ भी उसने एक आध टूर के खेले नहीं है, लेकिन ये है कि एक अच्छा ऑलराउंडर है, बड़े अच्छे वो हिट मार सकता है, बॉलिंग ऑलराउंडर है वो, और अच्छा हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा ये कि उसके थोड़ा सा ऊपर से मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं, बहुत जल्दी गिर जाता है। ऑल दो उसके साथ पिछले 4-5 सालों से वो हमारे साथ HBL में भी है, और वहाँ पे मैं उनके साथ होता था, मिड ऑन मिड ऑफ पे होता था और उससे बॉल कराता था। तो ये है 2-3 खुरम शेदार लड़का अच्छा है, ये अच्छा हो सकता है। आकिफ जावेद और आपको जो कैसा लगा? आकिफ। आकिफ 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 आई थिंक उसकी मैंने ऑलरेडी मैंने 2-3 बंदों से बात भी की है। मेरे ख्याल से वाइड बॉल के लिए जो ना अभी जो इस टाइम पे जो सबसे अच्छा जो लड़का है वो आकिफ से बेहतर कोई नहीं हो सकता, चाहे वो वनडे हो या T20। बड़ा इफेक्टिव बॉलर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारे को थोड़ी सी वो इंजरी हो गई, लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो जल्दी सेट हो जाए। वो नहीं, आपके वाइड बॉल के वो फ्यूचर बॉलर है, उसको जो ना अगर आप उस पर काम कर सके, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उसको वहाँ पे ले जाए, क्योंकि वो बेचारा जिस इलाके से बिलोंग करता है वहाँ पे इतने फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आई बिल्कुल। होप कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और अच्छा अच्छा लड़का उसमें है, वाइट बॉल की प्रोटेक्शन है उसमें। जी जी, पिछला सीज़न आपके साथ बलूचिस्तान में कुछ मैच खेला है, वो हमने जी देखा था उसको। जी इंजरी की क्या वजह है? ये यंग फास्ट बॉलर्स, हसन अली को आप देखें, प्राइम एग्जांपल है। रोमान जी रईस को आप देख लें, वो इंजर्ड हुआ है, वो वापस नहीं आ पाया अभी तक, क्योंकि आपके करियर में आपको कई दफ़ा सामना रहा इंजरी का। इसमें कोई जी हेल्प जी कर सकते हैं आप यंग बॉलर्स की PCB के साथ मिलके? वैसे तो जाहिद आ गए हैं HPC में, लेकिन आपका भी तो एक्सपीरियंस है। देखिए इंजरीज ये होना ये तो पार्ट ऑफ गेम है, ये तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन फिर बेस्ट ये है कि हमारे पास जो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो कि पहले चाहिए था, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो गया। वहाँ पे आपके पास इक्विपमेंट क्या है, वहाँ पे आपकी रिहेब का सिस्टम क्या है, वहाँ पे आपके ट्रेनर किस तरह काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके बायो मैकेनिक है कि नहीं है, क्योंकि आपके क्रिकेट उस बॉडी के मैकेनिज्म है, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी इंजरीज हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा अगर हमारा वहाँ पे जिस तरह ये बायो मैकेनिक लेबॉर्ट्री लगी हुई है, इस पे अगर प्रॉपर आप फास्ट बॉलर काम कर सको, उसके बायो मैकेनिज्म पे काम करो, और उसको वहाँ पे बाकायदा आप लेबॉर्ट्री में उसके प्रॉपर चेकअप कर ले, तो इन फ्यूचर हम बच सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप अगर आप देखें तो वहाँ पे जो मिचेल स्टार्क वगैरह की जो इंजरी हो रही थी, मैंने सुना था उनकी उन पे बाकायदा रिसर्च हुए, उनके एंकल पे जो एंकल के बड़े प्रॉब्लम आ रहे थे, उनके एंकल पे बाकायदा रिसर्च हुआ, फिर उसके प्रॉपर उसके जो शूज़ वगैरह है या वो ट्रेनिंग उसके लिए अलग से बनाया, अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके लिए अलग बनाया। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान में जो हमारे जो ट्रेनर हैं वो बेहतर समझ सकते हैं इस चीज़ को कि हर प्लेयर्स की बॉडी जो ना पार्ट्स अलग है, सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबके लिए एक सिस्टम नहीं हो सकता, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हो सकता। हर बंदे के अपने बॉडी होती है और उसके लिए अलग प्रोग्राम आपने तैयार करना है। तो मेरे ख्याल से अगर ये छोटी छोटी चीज़ें इस पे हम काम कर सकें तो हम काफ़ी इंजरी से प्लेयर्स को बचा सकते हैं। अब यह है कि एक अच्छी खबर सुनने में आई है 1-2 रोज़ पहले कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इस तरह का बायोमैकेनिक्स का सिस्टम लाने की बातें हो रही हैं, कि एक पूरा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बन रहा है। चलें, अच्छी बात है कि बने। खैबर पख्तूनख्वा जो आपका इलाका रहा है, यहाँ से फास्ट बॉलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो जी इनको सिक्योर करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम वहाँ पर KP में भी तो बनना चाहिए। वहाँ पर कितनी ज़रूरत है कि वहाँ पे एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर टाइप चीज़ बने और आप इन प्लेयर्स को सिक्योर करें? देखिए बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि अगर आप रिसेंट पास में पिछले 3-4 सालों से तो KP से काफ़ी प्लेयर्स आए, बल्कि ना सिर्फ नेशनल टीम में आए, आप हर लेवल पे हर डिपार्टमेंट में देखिए, हर रीजन में, इवन जो पंजाब से भी बिलोंग करते काफ़ी टीमों में जो ना
केपी से प्लेयर्स बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे पंजाब के आके यहाँ पे सेटल हुए हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे एक हाई परफॉर्मेंस, एक अच्छी एकेडमी का होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ पेशावर के लड़कों के लिए तो फिर भी थोड़ी सी बहुत फैसिलिटीज़ है, ग्राउंड वगैरह कुछ ग्राउंड वगैरह है वहाँ पे, लेकिन जो सराउंडिंग के लोग लड़के हैं जो फाटा से है या सवा से ताल्लुक़ रखते हैं या इस तरह जो नॉर्दर्न एरिया से ताल्लुक़ रहे, उनके लिए बिल्कुल फैसिलिटी भी नहीं है, ना उनके पास ग्राउंड है, ना उसके पास कोई एकेडमी है। तो आई होप कि अभी जो जो ग्राउंड बन रहा है और जिस तरह के वहाँ पे काम हो रहा है, तो मैंने उसकी कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी है। वहाँ पे एक बाकायदा एकेडमी बन रही है जिसमें रिहाइश की भी उसके कमरे वगैरह बन रहे हैं। वहाँ पे प्रॉपर जिम्नेजियम, पूल वगैरह और प्रॉपर नेट्स वगैरह, हाई परफॉर्मेंस सेटअप बन रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। और आई होप कि इंशाल्लाह जिस तरह केपी से काफ़ी प्लेयर आए, इन फ्यूचर भी काफ़ी प्लेयर आ सकते हैं, लेकिन जस्ट ये हाई परफॉर्मेंस का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्लेयर्स को वहाँ पे है टैलेंट बहुत है, लेकिन सिर्फ उनको ग्रूम करना है और थोड़ी से ग्राउंड्स की कमी है, जिसकी वजह से प्लेयर्स ऊपर नहीं आ रहे। अगर आप शाहीन की मिसाल ले या दूसरे जो शिनवारी भाई है, शाहीन, शिनवारी, इमरान खान, कितने सारे बॉलर वो जिन इलाकों से बिलोंग करते हैं, आकिफ, आसिफ भाई यकीन करें वहाँ पे तो ग्राउंड नहीं, वहाँ पे तो सारे वो पत्थरों में खेलते हैं, वो पहाड़ी इलाका है, लेकिन फिर भी इनमें टैलेंट था। ये लोग लड़के नीचे आए, पेशावर में खेलना शुरू किया, तो ये लड़के ऊपर आ गए। अदरवाइज उनके पास तो फैसिलिटी, इवन आकिफ जो है जिस इलाके से वो करक से है, मेरे ख्याल में करक से है गालिबन, यस, या करक से, वहाँ पे तो मेरे ख्याल से ग्राउंड है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो मोस्टली वो जो ज़मीन है ना वो सैंड है, रेतीली ज़मीन है, और वहाँ पे मोस्टली खेली जाते हैं वॉलीबॉल, बहुत ज़्यादा वॉलीबॉल के बड़े प्लेयर वहाँ से आते हैं। तो फिर आप क्रिकेट कमेटी में रख रहे हैं ना फिर ये तजवीज़? बस मेरा चलते चलते आखिरी सवाल, ग्राउंड के अलावा और भी हमारे कुछ इश्यूज थे, उस पर भी हमने बात की, और अभी इस डोमेस्टिक में भी ऑल्दो लास्ट ईयर से इस दफ़ा इसके जो क्वालिटी थी पहले से बेहतर थी, लेकिन स्टिल अभी भी उस पर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोट किए, उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा, और वो बड़े इम्पोर्टेंट बात भी है। तो इंशाल्लाह वो मैं इशू जो हमारी क्रिकेट कमेटी की जो भी नेक्स्ट मीटिंग होगी, मैं ज़रूर उसमें नहीं तो आपके जहन में क्या है, आपने क्या ऐसा देखा जो इसमें अच्छा होना चाहिए? देखिए, हम सबसे पहले तो वेन्यूज़ को हम और बेहतर कर सकते हैं। जो हमारे जो फर्स्ट क्लास के मैचेस हो रहे हैं या सेकंड 11 के मैचेस जो हो रहे हैं, वो वेन्यूज़ पे को हम अच्छा कर सकते हैं। नेक तमन्नाएं आपके लिए कि जैसा आपका ताबनाक करियर रहा, जैसा आपका बेदाग करियर रहा, इसी तरह से आप आगे जो आपके काम हैं, जो आप करना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या अलग से भी, उसमें भी आपको अल्लाह कामयाबियाँ अता करे। आपका बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स वन के लिए आपने ज्वाइन किया। आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपका देखने का शुक्रिया। उमर गुल की आपने बातें सुनी, तमाम शेड्स मौजूद थे, करियर जहाँ से आगाज़ हुआ, किस तरह शुरू हुआ, किस तरह चैलेंजेस आए, किस तरह उनसे ये निकले, और ख़ासकर वो पीरियड पाकिस्तान क्रिकेट का जो कि बहुत हवालों से मुश्किल था, उसमें भी उमर गुल ने अपना एक मुनफरद जो मुकाम है वो बरकरार रखा। बेदाग करियर है इनका, ये इनकी एक ख़ास बात है। दुनिया क्रिकेट में जो नया फॉर्मेट T20 शुरू हुआ, इसके बेताज बादशाह गिने जाते हैं, आज भी गिने जाते हैं, और भी बहुत सारे हवाले हैं इनके जो कि हम आगे प्रोग्राम में ज़रूर जब मौका मिलेगा हम बात करेंगे। आपके देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।